नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया पर हमारी खास पेशकश सुर्खियां अखबार की और आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तो अगले घंटे तक हमारे साथ बने रहिए, चूंकि अखबार की बड़ी सुर्खियां आपको बताएंगे सरल अंदाज में। सबसे पहले बात करेंगे कल दिन भर की बड़ी खबर की, बंगाल बंद की। बंगाल बंद में भारी बवाल देखने को मिला। बीजेपी नेता पर फायरिंग भी हुई, इस दौरान बम फेंके गए। और देखिए, अमर उजाला ने फ्रंट पेज पर इस खबर को तरजीह दिया। हालांकि तकरीबन सभी अखबारों में आप इस खबर को देख पाएंगे। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के बाद भाजपा ने बुधवार को 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया था। इस दौरान कई जिलों में पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच झड़प हुई। कई नेताओं वर्कर्स को हिरासत में लिया गया। नॉर्थ 24 परगना जिले के बाजपारा में भाजपा नेता प्रियंगू पांडे की गाड़ी पर फायरिंग हुई थी। देखिए, प्रियंगू ने बताया कि टीएमसी के तकरीबन 50 से 60 लोगों ने हमला किया। गाड़ी पर 6-7 राउंड फायरिंग की गई और बम फेंके गए। ड्राइवर समेत 2 लोगों को गोली भी लगी है, एक गंभीर है। और देखिए किस तरह से कल पूरे दिन हमने देखा कि ये जो संघर्ष देखने को मिला है। तो देखिए, ये खबर जिसे अमर उजाला ने फ्रंट पेज पर छापा है, बंगाल बंद में भारी बवाल देखने को मिला। भाजपा नेता पर फायरिंग की गई, बम फेंके गए, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। देखिए, सबसे अहम चीज है कि कल 12 घंटे का बंद बुलाया गया था भाजपा की ओर से। दरअसल ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस में भाजपा लगातार विरोध कर रही है और इस विरोध के कारण देखिए बंगाल बंद बुलाया गया था। 12 घंटे का ये बंद था, जिसे भाजपा एक सफल बंद बुलाती है। हालांकि टीएमसी की ओर से इस बंद को कोई सपोर्ट नहीं किया गया, जाहिर सी बात है कि सत्ता में है। वहीं ममता बनर्जी की ओर से ये जरूर कहा गया कि कोई बंद नहीं है, आपको ऑफिस आना है। सभी सरकारी कर्मचारियों को ऑफिस आने के लिए कहा गया था। वहीं अगर हम देखें तो इस पूरे बंद के दौरान बीजेपी और टीएमसी में कई बार झड़प देखने को मिली। और देखिए, नादिया हो मंगलबाड़ी चौरंगी में भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। टीएमसी समर्थकों ने भाजपाइयों पर लाठी डंडों से हमला भी किया है। बनगांव और बारासात दक्षिण में ट्रेनें रोकी गई हैं। और 27 अगस्त को कोलकाता में जिस तरह से छात्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ था, उसी का विरोध कल भारतीय जनता पार्टी ने किया था और बंद का आह्वान किया था। हमने देखा कि किस तरह से हिरासत में लिया गया था उन छात्रों को, जिसके बाद तमाम राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आई थी। और उसी का विरोध कल किया भारतीय जनता पार्टी ने, सड़कों पर उतरी और बंद का आह्वान किया गया, जिस पर ममता बनर्जी ने साफ कर दिया था कि देखिए कोई बंद यहाँ पर नहीं है और सब कुछ काम जो है सुचारू रूप से चलेंगे। लेकिन इस बीच देखिए बीजेपी लगातार सड़कों पर उतरी और हमने ये भी देखा कि जो बीजेपी नेता है प्रियंगू पांडे, उनकी गाड़ी पर जो है हमला भी हुआ था। 6-7 राउंड फायरिंग भी हुई, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से ये बताया गया कि बाकायदा पुलिस की मौजूदगी में ऐसा हुआ है। यानी कि उनका ये आरोप था कि पुलिस का संरक्षण हमलावरों को प्राप्त था और उनकी मौजूदगी में इस तरह से हमला हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं पुलिस बर्बरता कर रही है। और देखिए, इस बीच प्रदर्शनकारियों ने जो सवाल उठाए वो सवाल ये कि जो पुलिस इतनी एक्टिव हो रही है प्रदर्शनकारियों को रोकने में, ये पुलिस अगर वक्त पे एक्टिव हुई होती तो शायद उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप जैसी वारदात नहीं होती, या फिर अगर उसके बाद भी एक्टिव होती तो कम से कम वो जगह जो है प्रोटेक्टेड होती, संरक्षित होती। तमाम सबूतों के साथ जो छेड़छाड़ हुई है वो सब नहीं होता। बिल्कुल, देखिए छात्रों का नौबन्ना प्रोटेस्ट जो चल रहा था उस पर जो लाठीचार्ज हुआ, वैसे में बीजेपी की ओर से बंद का आह्वान किया गया था पश्चिम बंगाल में। और ऐसे में देखिए कि ममता बनर्जी छात्र परिषद को संबोधित करती हैं और कहती हैं कि हमें बदला नहीं, हमें बदलाव चाहिए। कई बार मुझे भी गालियां दी जाती हैं, लेकिन मैंने कभी भी बदला लेने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मैं बदलाव के बारे में बात करती हूं। वहीं ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के बाद लगातार बंगाल की राजनीति में सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर लगातार हमलावर है और ऐसे में बंगाल में बीजेपी की ओर से जो बंद बुलाया गया था उसका मिला जुला असर देखने को मिला। हालांकि कई जगह पर झड़प की तस्वीरें भी सामने आई, जहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया बीजेपी कार्यकर्ताओं को। वहीं अगर हम देखें तो बीजेपी के इस प्रोटेस्ट में सांसद लॉकेट चैटर्जी को भी देखा गया, सड़कों पर वो उतरी और उन्होंने कहा कि देखिए बंद का पूरा असर देखने को मिल रहा है, बंगाल की जनता इस बंद को सपोर्ट कर रही है। कई जगह पर बंद का असर नजर आया, कई जगह पर नजर नहीं आया। वहीं बीजेपी नेता प्रियंकू पांडे की बात कर ले तो उनकी गाड़ी पर जिस तरह से अटैक किया गया, उनका कहना था
कि एक दिन पहले सरकार की ओर से सुरक्षा हटा ली गई और इसी के साथ साथ एसीपी की मौजूदगी में मेरी गाड़ी पर हमला किया गया, फायरिंग की गई, 5 से 6 राउंड फायरिंग की गई, कई लोगों ने अटैक किया। ये सब कुछ मेरी हत्या की साजिश के तहत किया गया। हालांकि ये साजिश जो है वो सफल नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बंगाल में स्थिति ऐसी है कि सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमलावर है। और इस बीच देखिए एक अहम बात यह भी हो जाती है कि बंद भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया तो इस पर जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन्होंने कहा कि जो दुष्कर्मी हैं उन पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और फांसी की सजा का कानून जो है वो हम लाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार विरोध हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो सुरक्षा करने में नाकाम है। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद राज्य में अगर महिलाओं के साथ इस तरह की बर्बरता होगी तो जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे। जिस पर ममता बनर्जी ने कहा है कि दुष्कर्म के दोषियों को फांसी की सजा का कानून पास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। ममता ने चेताया कि गवर्नर इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को नहीं भेजते हैं तो राजभवन के बाहर धरना दे दिया जाएगा। तो देखिए ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है, यानी कि कहीं ना कहीं उन्होंने ये बताया कि हम भी इक्वली कंसर्न हैं और भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर महज साजिश कर रही है। टीएमसी के तमाम नेताओं की तरफ से ये भी कहा गया कि देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले को देख रहा है, सीबीआई की तरफ से जांच की जा रही है इस मामले पर और भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरकर महज इस पूरे मामले का राजनीतिकीकरण जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि देखिए जो प्रदर्शनकारी है, चाहे हम छात्र संगठन की बात करें या हम कल जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, लगातार ये कह रहे हैं कि ये पुलिस जो इतनी एक्टिव नज़र आ रही है, जो अचानक से एडमिनिस्ट्रेशन इतना एक्टिव नज़र आ रहा है, इन्हें अगर वक्त पर ये इस तरह से एक्टिव रहे तो इस तरह का सूरत हाल ही ना हो। बंगाल जैसे राज्य में जहाँ पर कहा जाता है कि बहुत प्रोग्रेसिव है, वहाँ पर भी अभी भी लोगों की मानसिकता इस तरह की, एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का है और आप वो सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही। स्पेशली जिस तरह से ये पूरा कांड हुआ है वर्क प्लेस पर, एक महिला डॉक्टर जो कि अपने वर्क प्लेस पर पहुँच चुकी थी, वो कहीं रास्ते सड़क पर ऑटो या बस में नहीं थी, वो अपनी जगह पर पहुँच चुकी थी, वहाँ पर काम कर रही थी, एक प्रेमिसेस के अंदर थी और वहाँ पर उसके साथ इस तरह की वारदात हुई। जाहिर तौर पर सवाल उठेंगे। बिल्कुल, चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ममता बनर्जी की। दरअसल ममता बनर्जी ने चेतावनी दी और कहा है कि बंगाल जला तो असम, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली भी जलेगा। तो दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में महिला चिकित्सक से दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर लगातार जारी विरोध प्रदर्शन और भाजपा द्वारा बुधवार को बुलाए गए 12 घंटे के बंगाल बंद से भड़की ममता बनर्जी ने कड़ी चेतावनी दी। तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस में यहां एक रैली में ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर आरोप लगाया कि आरजीकर मामले में कुछ लोग उनकी पार्टी का इस्तेमाल करके बंगाल को अशांत करने के लिए आग लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा और उपद्रव को संदर्भ बनाकर राज्य में जारी विरोध प्रदर्शन के लिए भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए ममता ने स्पष्ट किया कि याद रखिए, अगर आपने बंगाल को जलाया तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली भी जलेंगे। हम आपकी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा है कि हम आपकी कुर्सी हिला देंगे। तो देखिए आपको हेडलाइन भी दिखा रहे हैं, ये दैनिक जागरण अखबार है जिसमें इसका जिक्र हुआ है। तो जिस तरह से बंगाल बंद हुआ 12 घंटे का, उसके बाद ममता बनर्जी ने कड़ी चेतावनी दी है। तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर एक रैली ममता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर बाकायदा आरोप लगाया कि अस्पताल की घटना के मामले में कुछ लोग अपनी पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं और बंगाल को अशांत करने की कोशिश की जा रही है, आग लगाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आड़े हाथों लिया और साफ तौर पर कहा कि अगर आपने बंगाल को जलाया तो इसके बाद समझ लीजिए कि असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, दिल्ली भी जलेंगे, कुर्सी तक हिला देंगे। उन्होंने देखिए ये भी कहा कि बांग्लादेश और बंगाल की हम बात करें, बांग्लादेश की बात करें तो मुझे इनसे प्यार है, ये हमारी तरह बात करते हैं, हमारी संस्कृति भी तकरीबन एक जैसी है, लेकिन याद रखिए कि बांग्लादेश अलग देश है और भारत जो है वो अलग देश है। मुख्यमंत्री ने राज्य में रहने वाले दूसरे राज्य के लोगों को संदेश देते हुए कहा कि बंगाल को अपना समझ कर रहें, भाजपा के साथ मिलकर पुलिस की पिटाई करेंगे तो याद रखिए आपकी भी कोई पिटाई कर सकता है। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही और जैसे कि हमने पिछली खबर में जिक्र किया था, इसी दौरान जो है उन्होंने ये भी कहा कि 10 दिन में फांसी को संशोधन विधेयक पारित कराएगी बंगाल सरकार, मृत्यु दंड को सुनिश्चित किया जाएगा और केंद्र सरकार पर हम दबाव भी बनाएंगे।
तो बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का ये बयान जो है इसको लेकर बीजेपी ने आपत्ति भी जताई है। दरअसल बीजेपी की ओर से अगर हम बात कर लें तो बंगाल में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार, उनकी ओर से ये विरोध भी जताया गया और इसको लेकर बाकायदा गृह मंत्री अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी गई और उन्होंने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति की भाषा इस तरह की नहीं हो सकती है। क्योंकि देखिए ममता बनर्जी का ये कहना है कि अगर आग लगाई गई बंगाल में तो फिर हम असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश और ऐसे राज्यों का जिक्र करते हुए कहा है कि हम वहां पर भी जला देंगे। अब ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि अगर यहां पर इस तरह की घटना जो है वो लगातार बढ़ती गई तो हम प्रधानमंत्री की कुर्सी भी हिला देंगे। अब इस चीज को लेकर विरोध जो है वो लगातार किया जा रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से बाकायदा उस ट्वीट को लेकर भी कहा गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें लाल आंखें दिखाने की? याद कि अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो हम भी चुप रहने वाले नहीं है। अब यहां पर देखिए सबसे अहम चीज है कि ये जो बयान चल रहे हैं, एक तरफ ममता बनर्जी और एक तरफ मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, दोनों एक दूसरे को जिस तरह से या जिस लहजे में बात कर रहे हैं वो धमकाने वाली लैंग्वेज है और संवैधानिक पद पर दोनों ही व्यक्ति बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह स्पष्ट तौर पर कहना कि देखिए अगर बंगाल को जलाया गया तो पूरे नॉर्थ ईस्ट को, असम को बाकायदा कोट किया जाता है असम, जिसकी वजह से हिमंता बिस्वा शर्मा इस पर पलटवार भी करते हैं। हम जला देंगे और इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी हिला देंगे। अब गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में सुकांत मजूमदार की ओर से पत्र लिखा गया है और उन्होंने इस बयान पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए ममता बनर्जी से पहले ये कह रही थी कि बांग्लादेश को आप कंपेयर मत करिए भारत से, दोनों अलग अलग देश हैं, दोनों की स्थितियां, दोनों के हालात अलग हैं। बंगाल के को कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए आप वहां पर जो हिंसा हो रही है, जो उपद्रव हो रहा है, उसे लेकर आप कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश जैसी स्थिति जो है वो पश्चिम बंगाल में भी हो जाए, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। और उसी बात पर भड़कते हुए ये तमाम प्रतिक्रियाएं ममता बनर्जी ने अपने अंदाज में, जो उनका नॉर्मली उनका जो एटीट्यूड रहता है बात करने का, आक्रामक तरीका, उसी तरह से ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं घटना हो रही है रेप की और उसके बाद तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि राजनीतिकीकरण हो रहा है इस मामले पर। भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। हालांकि सीएम को यह भी याद रखना चाहिए कि संदेश खाली को ज़्यादा वक्त नहीं बीता और उसके बाद एक और इस तरह की घटना होगी तो सवाल उठने लाजमी है। और घटना तो घटना, उसके बाद सबूत छिपाने की, साक्ष्य मिटाने की अगर कोशिश होगी तो जाहिर तौर पर सवाल किस पर उठेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। तो केंद्र ने डॉक्टर्स की कार्यस्थल सुरक्षा पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की है। द हिंदू में इस खबर का जिक्र हुआ है, डॉक्टर्स के कार्यस्थल पर सुरक्षा को लेकर। देखिए जैसे कि पहले भी हम जिक्र कर रहे थे, सुरक्षा को लेकर चिंता को दूर करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपाय किए जाने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र ने मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों यानी डीजीपी के साथ बैठक की है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने वर्चुअल बैठक की है से अध्यक्षता की है। मोहन ने उनसे ब्लाइंड स्पॉट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 112 हेल्पलाइन नंबर को एकीकृत करने और बड़े अस्पतालों तक विनियमित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कहा है। केंद्र सरकार ने एक प्रेस रिलीज में कहा है कि राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों ने सार्वजनिक और निजी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजेस और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा बढ़ाने और सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए संबंधित सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया। तो देखिए हेडलाइन आपको टीवी पर भी दिखा रहे हैं और किस तरह से ये जो मामला है उठ रहा है कि वर्क प्लेस पर, क्योंकि देखिए तमाम जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने ये कहा था कि देखिए हमारी सिक्योरिटी अगर आप इंश्योर करेंगे तभी हम स्वास्थ्य सेवाएं जो है ठीक से दे पाएंगे, क्योंकि हम जाते हैं रात भर नाइट शिफ्ट्स भी करते हैं, ड्यूटी लगातार करते हैं, लेकिन अगर उसके बाद इस तरह की स्थितियां डॉक्टर्स के साथ होंगी, उन्हीं को टारगेट किया जाएगा तो हम बेखौफ होकर कैसे काम कर पाएंगे, कैसे हम समाज की सेवा कर पाएंगे। और इसीलिए तमाम जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं वो सड़कों पर उतरे थे और कहीं ना कहीं उन्होंने देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने ये मांग की थी कि उन्हें जो है सुरक्षा उनकी सुनिश्चित होनी चाहिए। देखिए अलग अलग अखबारों में इसको जगह मिली है। और देखिए सबसे अहम चीज़ है कि
वर्क प्लेस पर सेफ्टी हर व्यक्ति का हक है, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो लड़का हो, युवक हो, युवती हो। और ऐसे में डॉक्टर्स ने इस चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था और एक लंबा प्रदर्शन का दौर जो है वो देखने को मिला था जब कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और उसकी हत्या की गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो कोर्ट की ओर से भी ये सुनिश्चित किया गया था कि इस मामले में कदम उठाए जाएंगे, बाकायदा कमेटी बनाई जाएगी, क्योंकि किसी का भी ये हक है कि जब वो घर से बाहर निकलता है, नौकरी के लिए निकले, किसी भी चीज के लिए, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उसका हक है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये सुनिश्चित किया गया था कि इस मामले में कदम उठाए जाएंगे। अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से बातचीत की है और ये कहा है कि आखिर क्या कदम उठाए जाने हैं, इसको लेकर सुनिश्चित किया जाए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सुर्खियां अखबार की। आप देख रहे हैं, खबरों में आगे बढ़ते हैं। महिलाओं को कम सक्षम समझने वाली मानसिकता का विरोध करें, ऐसा महामहिम द्रौपदी मुर्मू की ओर से कहा गया। द हिंदू ने इस खबर को छापा है। और देखिए, कल दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को कहा कि अब बस बहुत हो गया, समय आ गया है, महिलाओं के खिलाफ अपराध की विकृति के प्रति जाग जाएं और उस मानसिकता का मुकाबला करें जो महिलाओं को कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान के रूप में देखती है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह के विचार साझा करते हैं वो आगे बढ़कर महिलाओं को एक वस्तु के रूप में देखते हैं। हमें अपनी बेटियों के प्रति ये दायित्व है कि हम उनके भय से मुक्ति पाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करें। कोलकाता के एक अस्पताल में 9 अगस्त को एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इससे भी अधिक निराशाजनक ये है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध की श्रृंखला का हिस्सा था। मुर्मू ने कहा कि कोई भी समाज बेटियों और बहनों के साथ इस तरह के अत्याचार की अनुमति नहीं दे सकता। तो देखिए, द हिंदू में इस खबर का जिक्र हुआ है, या फिर यूं कहें कि तकरीबन हर अखबार में इसे इंक्लूड किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देखिए, काउंटर माइंडसेट दैट सीज वुमेन एज अ लेस केपेबल, द्रौपदी मुर्मू सेज। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो हो चुका है बहुत हो चुका है। कहीं ना कहीं ये जो इस तरह की वारदातें होती है, दुष्कर्म की होती है, महिलाओं के साथ जो बुरा बर्ताव होता है, देश जल्दी से भूल जाता है। लेकिन इसका आक्रोशित होना तय है और मैं भी इस बात से बहुत आक्रोशित हूँ। जितना हो चुका है उतना हो चुका है और ये जो देश की हमारी आधी आबादी है, इन्हें भी सम्मान से जीने का पूरा अधिकार है। लेकिन 9 अगस्त को जो वारदात हुई है, जिस तरह से जूनियर डॉक्टर के साथ कोलकाता में इस वारदात का जिक्र किया द्रौपदी मुर्मू ने और कहा कि देखिए, लगातार इस तरह की घटनाएं उसके बाद भी हो रही हैं और कहीं ना कहीं हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आज के समाज में हमारी जो माताएं बहनें हैं वो सेफ नहीं हैं, उन्हें हमें सिक्योरिटी मुहैया करानी है, ये हमारा फ़र्ज़ है। ऐसे में कहीं ना कहीं हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है और अब वक्त आ चुका है कि देश जागे और इस तरह के अपराधों पर लगाम लगे, महिलाओं को सशक्त करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, देखिए, महामहिम की ओर से एक लेख लिखा गया जिसमें उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो गया, मैं परेशान हूँ, भयभीत हूँ और कोई भी सभ्य समाज बेटियों के साथ इस तरह के व्यवहार की इजाजत नहीं दे सकता। देखिए, और ऐसे में उन्होंने जिक्र निर्भया का भी किया। उन्होंने कहा कि 2012 में जो स्थिति हमने देखी थी उसके बाद ये प्रण ले लिया था कि बस अब और कोई निर्भया नहीं। उसके बाद हमने रणनीति बनाई, कई तरह की योजनाएं बनाई, लेकिन उसके बावजूद आज भी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में महामहिम ने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है बदलाव का, हमें अब आगे बढ़कर सोचना होगा, हमें उन मानसिकता से आगे बढ़ना होगा जहां पर महिलाओं को सिर्फ एक वस्तु के रूप में देखा जाता है। महामहिम के इस लेख के बाद देखिए, कई सारे सवाल जो है वो महिला सुरक्षा पर जो अब तक राजनीतिक पार्टियां उठाती आई थी वो और भी ज्यादा प्रबल हो गए हैं। जिस देश में एक महिला राष्ट्रपति है, उस देश में अगर महामहिम ये कहती हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब भयभीत हूं, परेशान हूं और अब इससे ज्यादा इजाजत नहीं दी जा सकती है महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाओं का, तो वहां पर कई सारे सवाल जो हैं वो उठने लाजमी हो जाते हैं। महामहिम ये भी कहती हैं कि बस अब और नहीं, 12 साल बाद, यानी निर्भया कांड का जिक्र करते हुए वो कहती हैं कि 12 साल बाद भी स्थिति में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिला है। हमने कई सारी कोशिशें की थी, हमने योजनाएं भी बनाई थी, रणनीति भी बनाई थी, लेकिन उनका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। तो अब ये कई सारे सवाल जो है वो उठते हैं। हालांकि उन्होंने कोलकाता कांड का भी जिक्र किया
कि किस तरह से एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि देश में ऐसे न जाने कितने मामले सामने आ रहे हैं जिन्हें थमने की जरूरत है, और जब तक इस देश में कोई एक महिला भी खुद को असुरक्षित महसूस करती है तब तक हमें यह समझना होगा कि अभी हमें और काम करने की जरूरत है। देखिए, इसके अलावा उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया जो कि बहुत अहम हो जाता है कि छोटे छोटे बच्चे, किंडरगार्टन की बच्चियां, उनके साथ भी दरिंदगी हो रही है। ये एक अपने आप में बहुत हैरान कर देने वाला है। महिलाओं को शिकार बनाया जा रहा है, समझ में आता है, लेकिन छोटी छोटी बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। ऐसे में मानसिकता क्या है उन लोगों की, और क्यों हम वो उदाहरण सेट नहीं कर पा रहे, क्यों हम एग्जाम्पल सेट नहीं कर पा रहे। ये सिर्फ राष्ट्रपति का नहीं बल्कि देश की हर महिला, हर लड़की का ये सवाल है कि आखिर क्यों हम एक ऐसा ठोस कानून, एक ऐसी मिसाल, एक बड़ी, अगर हम देखें, नज़ीर पेश नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये जो अपराधी हैं इनमें वो खौफ पैदा नहीं हो रहा, और इसके बाद एक लगातार इस तरह की जो वारदातें हैं, जो घटनाएं हैं, वो सामने आ रही। एक और बात का जिक्र द्रौपदी मुर्मू ने कहा। उन्होंने कहा कि मीडिया को निर्भय होकर इस तरह की वारदातों को रिपोर्ट करना चाहिए, और जहां भी हो सके, आजकल तो सोशल मीडिया का भी ज़माना है, और इस तरह की अगर कहीं वारदात कहीं दिखती है या इस तरह की कोई घटना हो रही है तो मुखर होकर इस बात को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखना ज़रूरी है, लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं खबरों में, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी ने डीटीसी बस में सफर किया है, लोगों की परेशानियों को सुना। दैनिक जागरण ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को सरोजनी में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी डीटीसी की बस में सफर किया। यहां उन्होंने चालक और वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सरोजनी नगर बस डिपो पहुंचे। यहां उन्होंने बस में टिकट लिया और फिर बस में सफर शुरू किया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि डिपो पर चालक और परिचालकों की मार्शल की समस्याओं को सुना, चालकों को समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। तो राहुल गांधी की तस्वीर भी हम साझा कर रहे हैं जिसमें उन्होंने बस में सफर किया और यहाँ पर उन्होंने चालक परिचालक से बातचीत की और उनकी जो समस्याएं हैं वो भी सुना और साथ ही आश्वासन दिया कि यदि वो सरकार में आते हैं तो फिर वो इस पर काम जरूर करेंगे। ये तस्वीर कल सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रही थी जिसमें राहुल गांधी सरोजनी नगर में एक बस में ट्रैवल करते हुए नजर आते हैं। वो यहाँ पर टिकट खरीदते हैं और उसके बाद वो ट्रैवल करते हैं। और देखिए, अलग अलग अखबारों ने इस खबर को छापा है। दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को छापा है। तो देखिए, राहुल गांधी ने डीटीसी बस में सफर किया और उस दौरान बस से उतरती ये तस्वीर राहुल गांधी की दैनिक भास्कर ने अपने पेज पर छापी है, तरजीह दी गई है, जिसमें देखिए राहुल गांधी ने डीटीसी बस में सफर किया, चालकों और मार्शल्स से उन्होंने मुलाकात की। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को डीटीसी बस में यात्रा की। उन्होंने चालक और मार्शलों से अनेक मुद्दों पर बातचीत की। राहुल गांधी ने इस दौरान जो बातचीत की तो उन्हें उनकी जो समस्याएं हैं उन्हें भी सुना और उन्हें यह आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देखिए, अगर हम मोनिका देखें तो पिछले कुछ समय में राहुल गांधी जिस तरह से उभर रहे हैं, या नेता प्रतिपक्ष के तौर पर देख ले या फिर उनके पिछले कुछ भाषण यानी लोकसभा चुनाव के दौरान से अगर देखें तो बहुत सा बदलाव राहुल गांधी के अंदर देखा गया है। इसी बदलाव के तहत देखिए कि राहुल गांधी बस में सफर करते हैं, वहां पर लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, मार्शल से बातचीत करते हैं, चालक परिचालक सबसे बातचीत करते हैं, जनता से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और फिर यह आश्वासन भी दिया जाता है कि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। दिल्ली के सरोजनी नगर पे वो बस स्टैंड पहुंचते हैं, टिकट खरीदते हैं और बस में ट्रैवल करते हैं। इससे पहले हमने कई तस्वीरें देखी जब राहुल गांधी बच्चों से बातचीत करते हैं, राहुल गांधी खेतों में जाते हैं, किसानों से बातचीत करते हैं। राहुल गांधी जिस दौरान पहुंचते हैं रायबरेली तो माफ कीजिएगा सुल्तानपुर जाते हैं तो वहां पर एक मोची से बातचीत करते हैं, वहां पर उसकी दुकान पर काम करते हैं, किस तरह से काम किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें पिछले कुछ समय में राहुल गांधी की देखने को मिली जिसमें उन्होंने दिखाने की कोशिश की कि वो जनता से अब सीधा जुड़ रहे हैं। मोनिका, बिल्कुल, चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में घुसी है जिन्ना की आत्मा, समाज बांटने में जुटे हैं।
समाज बांटने में कहीं ना कहीं जुटते नजर आ रहे हैं, यानी कि समाज का बंटवारा करे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है, अमर उजाला में इसका जिक्र हुआ है। यूपी के अलीगढ़ पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित करे थे योगी आदित्यनाथ। जब उन्होंने निशाना साधा और हमलावर होते हुए नजर आए, उन्होंने कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर कहा कि इस मसले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को बोलने का अधिकार नहीं है। अयोध्या और कन्नौज में उन्हीं की पार्टी के नेताओं द्वारा बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया गया। दरअसल सीएम योगी कल अलीगढ़ जिले के दौरे पर थे। उन्होंने यहां युवाओं को नियुक्ति पत्र, उद्यमियों को ऋण, विद्यार्थियों को टैबलेट, स्मार्टफोन वितरित किए और 705 करोड़ की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में भी पहुंचे और इसमें भी हिस्सा लिया उन्होंने। देखिए, सीएम ने कहा कि बिना सुरक्षा सुशासन कुछ नहीं हो सकता है। प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिल रहा है, निवेश भी आ रहा है और हम विकास भी देख पा रहे हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर भी आपको हम दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी अभी कैमरा जूम इन करके भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, योगी ने सपा कांग्रेस को जिन्ना बताया। अब देखिए, जिन्ना का हवाला क्यों दिया गया, जिन्ना से कंपैरिजन, क्योंकि जिन्ना को हम जानते हैं कहीं ना कहीं जब 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान बना, उसके लिए जिम्मेदार जिन्ना को ठहराया जाता है। तो उसी का उदाहरण दिया, कंपैरिजन किया। योगी आदित्यनाथ ने अपने आक्रामक बयानों के लिए जाने जाते हैं और देखिए, जब भी वो कोई स्टेटमेंट देते हैं तो जाहिर तौर पर वो काफ़ी अग्रेसिव होता है और यही एक बार फिर से नजर आया। विपक्ष को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण से काम कर रहे हैं, देश को बांट रहे हैं। कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया और समाजवादी पार्टी को। उन्होंने कहा कि ये लोग देश और समाज को बांट रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि किसी की भी अराजकता और गुंडागर्दी हम चलने नहीं देंगे। किसी ने भी कानून हाथ में लेने का दुस्साहस किया तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। ये भाषा शैली उनकी है। उनकी संपत्ति जब्त कर गरीबों में बांट देंगे, जिस तरह प्रयागराज में माफिया की जमीन पर गरीबों के आवाज बनाए गए हैं। देखिए, तमाम विकास कार्यों का उन्होंने यहाँ पर जो है शिलान्यास किया है। इससे पहले आपको याद होगा, योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले भी इस तरह का स्टेटमेंट दिया था और अभी भी उन्होंने कहा कि देश का विभाजन का काम जिन्ना ने किया, इसीलिए घुट घुट कर मरा था। सपा कांग्रेस की सत्ता में विकास की योजनाओं का लाभ जाति, भाषा, क्षेत्र देखकर दिया जाता है। इन्होंने देश को जाति के नाम पर बांटने, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम किया। इससे पहले आपको याद होगा, बांग्लादेश का जब जिक्र किया था योगी आदित्यनाथ ने, उसी के हवाले से कहा था कि एक रहेंगे तो बचेंगे और अगर बटेंगे तो कटेंगे। तो एक बार फिर इसी बात को दोहराया है योगी आदित्यनाथ ने और साफ तौर पर कहा है कि देखिए, एकजुट रहना है तमाम भारतीयों को, बटना नहीं किसी भी सूरत में, चाहे जो भी हो जाए। और जहां तक महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, इस पर अखिलेश यादव तो बोले ही ना, क्योंकि अयोध्या में जिस तरह से नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसके बाद यही हमने कन्नौज में देखा, तो दोनों ही आरोपी जो है वो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते थे। ऐसे में अखिलेश यादव महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर चुप्पी साधे रखे, वो इस पर सवाल ना उठाएं, ये भी योगी आदित्यनाथ ने अपने ही लहजे में, अपने ही आक्रामक तरीके से जता दिया। बिल्कुल, देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश अगर किसी की भी ओर से की गई तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल अलीगढ़ के खैर पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ और उन्होंने यहां पर कहा कि सपा और कांग्रेस के अंदर जिन्ना की आत्मा बस गई है और इसीलिए विभाजन की बातें करते हैं। देखिए, यहाँ पर कई सारी चीजें आपको याद होंगी। अखिलेश यादव का वो बयान आपको याद होगा जिस दौरान अयोध्या में मामला सामने आया था युवती से दुष्कर्म का, और उस पर यह कहा गया था सपा प्रमुख की ओर से कि डीएनए टेस्ट कराया जाए और उसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या, क्योंकि आरोपी यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि सपा नेता बताया जा रहा था। इस पर अखिलेश यादव ने यह कहा था कि डीएनए टेस्ट कराया जाए। इसके बाद कन्नौज की घटना हुई तो उसमें भी जो आरोपी बताया गया वो सपा नेता बताया गया। अब ऐसे मामलों को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो सपा पर हमलावर नजर आए, कांग्रेस पर हमलावर नजर आए और उन्होंने कहा कि दरअसल सपा और कांग्रेस में जिन्ना की आत्मा बस गई है। उन्होंने ये भी कहा कि बेटियों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनसे दुर्व्यवहार अगर किया गया तो फिर आरोपियों की खैर नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से महिलाओं पर अगर कोई भी अपराध किया जाता है, महिलाओं की असमत से खिलवाड़ किया जाता है, उनकी सुरक्षा में सेंधमारी की जाती है तो किस तरह से बुलडोजर एक्शन जो है वो भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया तो संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। तो देखिए, ये कड़ा संदेश योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया कि कानूनी कार्रवाई तो होगी सो होगी, उसके अलावा बुलडोजर कार्रवाई भी आप देख रहे हैं योगी सरकार में लगातार नजर आ रही है। तो जो आरोपी हैं उनके लिए कड़ा संदेश योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया। और देखिए, गौर करने वाली बात यह भी कि योगी आदित्यनाथ की नीतियाँ इतनी सख्त है, वो खुद इतने आक्रामक हैं, इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं और वाकई में कार्रवाई भी करते हैं। उनके कार्यकाल में कहीं ना कहीं शैली में अगर हम देखें, कामकाज की शैली में अधिकारियों की या फिर पुलिस की, प्रशासन की बदलाव भी हुए हैं। बावजूद इसके ऐसा आप नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश में
इस तरह की घटनाएं, अपराध की घटनाएं नहीं हुई, लेकिन हाँ, पुलिस का उनको ट्रीट करने का जो तरीका है वो काफ़ी हद तक बदल गया है। अधिकारी अब कहीं ना कहीं लोगों की बात, जनता की बात जो है वो सुनने लगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में चंपई सोरेन की जासूसी का आरोप, झारखंड पुलिस के 2 अधिकारियों से पूछताछ। देखिए, दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे इस खबर का जिक्र हुआ है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन और उनकी जासूसी के आरोप में झारखंड पुलिस की स्पेशल ब्रांच के 2 सब इंस्पेक्टर को मंगलवार की शाम दिल्ली के ताज होटल में पकड़ लिया गया। इन दोनों को दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने की पुलिस को सौंप दिया गया है। उनके खिलाफ चंपई सोरेन ने एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक इन दोनों को मंगलवार रात यहां चाणक्यपुरी थाने की एक टीम ने पकड़ा और उनसे पूछताछ की। दोनों उपनिरीक्षक झारखंड पुलिस की विशेष शाखा में तैनात हैं। सूत्रों का कहना है कि दोनों को 5 स्टार होटल से थाने ले जाया गया और उनसे पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। दोनों ने बताया कि दोनों अधिकारी सामान्य ड्यूटी पर दिल्ली आए थे। तो देखिए, स्थिति यहाँ पर जो है वो कई तरह से सवालों के घेरे में रही। 2 पुलिस कर्मी जिनसे पूछताछ की गई, दरअसल 5 स्टार होटल में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पहले तो ये जो पुलिस कर्मी है, ये यहाँ पर आरोप लग रहा है, देखिए, कि चंपई सोरेन जो कि झारखंड के पूर्व सीएम है, उनकी जासूसी कर रहे थे और ऐसे में उन्हें पकड़ लिया गया और चाणक्यपुरी थाने ले जाया गया, जहां पर उनसे पूछताछ हुई और दोनों को उसके बाद छोड़ दिया गया। दरअसल ये जो दोनों पुलिसकर्मी हैं, इनकी ओर से ये कहा गया कि वो एक सामान्य ड्यूटी पर पहुंचे थे दिल्ली, जिसके बाद वो यहां पर अपना काम कर रहे थे। पूछताछ के दौरान जब उन्होंने इस बात का खुलासा किया तो उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन झारखंड की राजनीति की बात कर लें तो पिछले कुछ समय से चरम पर देखने को मिल रही है। चंपई सोरेन जो कि पूर्व सीएम है, उनके इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल और ज्यादा बढ़ गई और अब खबरें ये भी हैं कि चंपई सोरेन बहुत जल्द बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। और देखिए, 3 दिन से नई दिल्ली के आईटीसी मौर्या होटल में ठहरे थे चंपई सोरेन। उन पर लगातार उनकी तस्वीरें खिंच रही थी, उनके वीडियोस जो हैं वो बनाए जा रहे थे। और उसके बाद जब 2 लोगों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया तो पहले इन लोगों ने खुद को पत्रकार बताया, ठीक है। बाद में थाने ले जाने पर बताया गया कि झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर हैं। पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया गया। इस बीच देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा जिनके साथ चंपई सोरेन लगातार काफी वक्त से संपर्क में, ऐसा खुद हेमंता बिस्वा शर्मा ने बताया। उन्होंने कहा कि देखिए, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की इस तरह से जासूसी हो रही है, कैबिनेट मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की जासूसी कराया जाना गंभीर मामला है, लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। ऐसा कर हेमंत सोरेन सरकार अपने कैबिनेट मंत्री की निजता का हनन कर रहे हैं, यानी कि सीधा सीधा आरोप उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री पर लगा दिया, मौजूदा मुख्यमंत्री पर। इस काम पे एक महिला भी लगी हुई थी। इससे पहले जब चंपई दिल्ली गए थे तो दोनों सब इंस्पेक्टर उनकी निगरानी कर रहे थे। हेमंता ने बुधवार को गुवाहाटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि हमें शक है कि चंपई का फोन भी टैप हो रहा होगा। उन्होंने दावा किया कि दोनों सब इंस्पेक्टर 26 अगस्त को चंपई के साथ फ्लाइट में कोलकाता से दिल्ली आए थे। हेमंता ने कहा कि दोनों सब इंस्पेक्टर्स ने बताया कि झारखंड पुलिस में स्पेशल ब्रांच के आईजी प्रभात कुमार के निर्देश पर वो चंपई सोरेन की निगरानी कर रहे थे। यानी देखिए, सीधा सीधा ये आरोप लग रहा है कि चंपई सोरेन जिस तरह से जेएमएम को अलविदा कहने की तैयारी कर ली है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो निगरानी है वो जेएमएम की तरफ से करवाई जा रही थी, हेमंत सोरेन की तरफ से करवाई जा रही थी। हेमंत सोरेन तो आपको याद ही है, जिन्होंने झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री जब ईडी उन्हें गिरफ्तार करके ले गई थी तो उन्होंने चंपई सोरेन को अपनी कुर्सी दी, इसीलिए दी ताकि जब वापस आए तो वो कुर्सी, वो चाबी वापस ले सके। बहरहाल वापस आए जेल से और चंपई सोरेन वहाँ से हट गए। अब चंपई सोरेन को कहीं ना कहीं अनदेखी महसूस हो रही है पार्टी में और इसीलिए अब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। बिल्कुल, देखिए, और सबसे अहम चीज़ है कि चंपई सोरेन की ओर से कहा गया कि बैठक बुलाई जाती है, मुझे जिक्र नहीं किया जाता, मुझे जानकारी नहीं दी जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत अपमानित महसूस कर रहा था और उसके बाद देखिए उन्होंने कहा कि मैं अब संन्यास ले लूँगा। लेकिन फिर वो ये भी जिक्र करते हैं कि दरअसल जनता ये नहीं चाहती है कि मैं संन्यास लूँ, वो चाहती है कि मैं राजनीति करूँ, जनता की सेवा करूँ और इसीलिए मैं संन्यास नहीं ले रहा हूँ। और पहले उनकी ओर से ये भी कहा गया कि एक अलग पार्टी बनाई जाएगी, लेकिन अब उन्होंने ये फैसला किया है, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। जाहिर सी बात है कि इससे भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजबूत जरूर होगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बहुत स्ट्रांग पार्टी है, खासकर झारखंड में इसका जो वर्चस्व है, फिलहाल सत्ता में भी है। अब ऐसे में चंपई सोरेन का बीजेपी में आना जरूर एक बड़ा झटका है हेमंत सोरेन के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सहित देश के 10 राज्य में बनेंगी 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, सृजित होंगे 40 लाख रोजगार। दैनिक जागरण
ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना के तहत 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रोजेक्ट की कुल लागत अगर हम देखें तो 28,602 करोड़ होगी। इसमें 1.52 लाख करोड़ की निवेश क्षमता होगी। उन्होंने कहा कि औद्योगिक स्मार्ट सिटी नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम यानी NIDCP के तहत बनाए जा रहे हैं। इस योजना के जरिए 10 राज्यों को कवर किया जाएगा। इन्हें 6 प्रमुख कॉरिडोर के साथ रणनीतिक रूप से प्लान किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार इन परियोजनाओं पर 28,602 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कैबिनेट ने नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम के तहत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने की मंजूरी दी है। ये औद्योगिक क्षेत्र उत्तराखंड के खुरपिया, पंजाब के राजपुरा, पटियाला, महाराष्ट्र के दिल्ली, केरल के पलक्कड़, यूपी के आगरा और प्रयागराज, बिहार के गया, तेलंगाना के जहीराबाद, आंध्र प्रदेश के उड़वाकल और कोपार्थी के साथ ही राजस्थान के जोधपुर, पाली में डेवलप किए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये ऐलान कल किया गया था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दी है। हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार को परियोजनाओं में जगह दी गई है। राजस्थान, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और केरल के जिले भी इसमें शामिल हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सहित देश के 10 राज्य ऐसे हैं जिन्हें चुना गया है जहां पर इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज जो हैं वो बनाई जाएंगी। देखिए, स्मार्ट सिटी को लेकर आपको याद होगा कि पहले बहुत बार इसको लेकर सरकार की ओर से काम किया गया, स्मार्ट सिटीज बनाई गई, लेकिन अब इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी और उत्तर प्रदेश सहित 10 राज्य के इसमें नाम चुने गए हैं जिसमें स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी और इससे 40 लाख रोजगार जो हैं वो सृजित होंगे। रोजगार पर भी देखिए लगातार मोदी सरकार काम कर ही रही है। बिल्कुल, रोजगार पर लगातार सरकार भी काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पिता की बीमारी को ठीक करने के लिए किए जा रहे गुप्त अनुष्ठान के दौरान 12 वर्षीय बच्ची से रेप हुआ है। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर का जिक्र है। पुलिस ने बुधवार को संदिग्ध को गिरफ्तार करने के बाद बताया कि 52 वर्षीय व्यक्ति ने बाहरी दिल्ली के कंझावला इलाके में एक कब्रिस्तान में 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया, जहां उसने कथित तौर पर लड़की को उसके बीमार पिता को ठीक करने के लिए तंत्र मंत्र करने के बहाने बहलाया, फिसलाया और उसके बाद देखिए घटना को अपने तक ही सीमित रखने के लिए 51 रुपए दिए। लड़की अपने पिता जो कि एक फल बेचने वाला है और जिसे फेफड़ों की पुरानी बीमारी है और 3 भाई बहनों का एक 5 वर्षीय बहन एक 4 वर्षीय भाई के साथ रहती है। संदिग्ध व्यक्ति जो सालों से कब्रिस्तान में काम करता था और पड़ोस में रहता था, छोटे मोटे घरेलू कामों में परिवार की मदद करता था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। स्पष्ट नहीं है कि उसने पहले भी तंत्र मंत्र किया था या नहीं। देखिए हेडलाइन आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए छोटी बच्ची 12 साल की बच्ची और इस तरह से उसके पिता की बीमारी को ठीक करने का बहाना तंत्र मंत्र किया गया और बच्ची को अपनी हवस का शिकार जो है वो बनाया गया। और वो भी ये खबर आप समझ लीजिए, राजधानी दिल्ली में अगर इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं तो काफ़ी गंभीर मामला है। बिल्कुल, देखिए इससे एक सीख और मिलती है कि तंत्र मंत्र पर भरोसा नहीं करना है। कोई भी बीमारी हो, कोई भी समस्या हो, आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि तंत्र मंत्र के बहाने अक्सर इस तरह की घटनाएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। ये खबर जिसे हिंदुस्तान टाइम्स ने छापा है, 12-year-old रेप ड्यूरिंग अकल्ट रिचुअल टू क्योर फादर्स इलनेस। तो ये बच्ची जो कि अपने पिता की बीमारी का इलाज कराने के लिए पहुंची थी, वहां पर उसके साथ कब्रिस्तान में बलात्कार किया जाता है और उसे फिर चुप रहने के लिए भी कहा जाता है। और ऐसे में देखिए कई सारे सवाल तो उठते ही हैं, लेकिन ये जरूर सलाह दी जाती है कि तंत्र मंत्र से बचें, इस तरह के हथकंडे ना अपनाएं, क्योंकि ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकते हैं और आपको कुछ ऐसा घाव दे सकते हैं जो कि जिंदगी भर आपको पछताना पड़े, जैसा कि इस मामले में देखने को मिला। कहीं ना कहीं किस तरह से उस बच्ची को बहलाया फुसला गया उसके पिता की बीमारी का बहाना देकर। जाहिर तौर पर ये बहुत इमोशनल एंगल था जिसमें बच्ची को बहलाया फुसला गया, उसे ले जाया गया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। बहरहाल इसी के साथ आज के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।